मित्रों नमस्कार। जन सुलभ पुस्तकालय के इस पृष्ठ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आप जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय का एक चर्चित कॉलम लेखक की औपन्यासिक यात्रा। तो इस स्तंभ में आज हमारे बीच हमारे समय की महत्वपूर्ण रचनाकार चंद्रकांता जी हैं और आप अपनी औपन्यासिक यात्रा में अपने दूसरे उपन्यास अंतिम साक्ष्य लेखक स्वयं एक आलोचक की भूमिका में भी रहता है। वह अपने अंशों का पाठ तो करता ही है, साथ में जिन दृष्टि से, जिस साधना से और जिन प्रसंगों के बीच, जिस पृष्ठभूमि में वह अपने उपन्यास को लिख पाया है, उसकी बात भी करता है, जिसे हम लेखकीय वक्तव्य कहते हैं। तो मैं आपके और चंद्रकांता जी के बीच से हट रहा हूं। मैं पीछे बैक स्टेज पर रहूंगा, लेकिन पूरी स्क्रीन चंद्रकांता जी के हवाले, और हम आज इनकी जुबानी, इनके उपन्यास अंतिम साक्ष्य पर इनका लेखकीय वक्तव्य सुनेंगे और इनके अंशों के पाठ का भी आनंद उठाएंगे। चंद्रकांता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जनसुलभ पुस्तकालय के लिए समय निकाला और इस बीच हमारे कई साथी जुड़ गए हैं। कुसुम भट्ट भी आ गई हैं। स्वागत है कुसुम जी। और चंद्रकांता जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने इस औपन्यासिक यात्रा से हमें भी अवगत कराएं, और खास तौर से जो आज आपका दूसरा उपन्यास है अंतिम साक्ष्य, उस पर अपनी बात रखें। चंद्रकांता जी। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार। आज मुझे आदेश मिला है कि मैं अपने दूसरे उपन्यास अंतिम साक्ष्य पर बात करूं। पहले उपन्यास पर हमने पहले बात की है, अर्थांतर जो मेरा पहला उपन्यास था, ये दूसरा है। असल में हुआ क्या कि ये दोनों उपन्यास का आप कहेंगे लघु उपन्यास है, तो एक ही कवर में छपे थे पहले, थोड़ा सा ही अंतराल है इन दोनों के में। तो ये पहला उपन्यास एक स्त्री के उसकी चेतना से जुड़ा, उसकी अस्मिता से जुड़ा, उसे कुछ प्रश्न थे, तो एक स्त्री का था, उसमें मुख्य भूमिका एक स्त्री की थी। ये उपन्यास जो है, इसमें कई स्त्रियां हैं, एक परिवार है ये। इसकी कथा भी, इस क्यों मैंने उपन्यास लिखा और कैसे लिखा, इसकी थोड़ी सी एक छोटी सी भूमिका है। असल में ये जम्मू, आप जानते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर दो है तो जुड़ा हुआ एक ही इससे, पर जम्मू की आबहवा थोड़ी अलग है और कश्मीर की बिल्कुल अलग है। ऐसा होता है, कश्मीर में ऐसा होता था कि जब दरबार मुंह बोलते थे उसको, सर्दियों में जम्मू जाते थे लोग, जो भी नौकरी पेशा लोग थे, और गर्मियों में श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी। तो हम भी जम्मू जाते थे 6 महीने के लिए, तो उन्हीं में वहाँ पर हम किराए पर रहते थे। वो किराए का मकान जो था एक डुग्गर परिवार का था। जम्मू के लोग डोगरी बोलते हैं, जैसे हमारी पद्मा बहन है। तो डुग्गर परिवार, वो मुझे पता नहीं ऐसा सम्मोहन सा हुआ उस परिवार के साथ, वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा। डोगरे वैसे भी बड़े बहादुर होते हैं, शूरवीर, दबंग, तो वो परिवार कुछ मुझे इतना, बहुत हम गहरे जुड़े उनके साथ। तो उनमें कई बात धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या है। जम्मू में ढकियां होती हैं बहुत, मतलब ऊंची नीची के ऊपर नीचे जाती, ऐसे ढकियां, पुराने जम्मू की बात है ये, क्योंकि ये उपन्यास 82 में आया था। 82 एक्चुअली पहले दोनों उपन्यास एक साथ आए थे, 82 में ही मान लीजिए, तो लिखा उससे पहले गया था। तो मैंने ये उपन्यास क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप 2-3 बातें कहूँ, क्योंकि इसमें भी स्त्री है, कई स्त्रियां हैं इसमें। मुख्य पात्र आपको 2-3 बताती हूँ। एक है यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं इसके, जो क्या बोलते हैं, प्रताप सिंह नाम है उनका, ठाकुर। एक ठाकुर हैं और दूसरी ठाकुर की पत्नी है, उनको बीजी बोलते हैं हम यहाँ। और उनके 2 बच्चे हैं, एक सुरेश है, उस विकी है। ये एक परिवार है। परिवार सुखी संपन्न था, जैसे होते हैं वैसे थे। और ठाकुर स्वभाव से बड़ा यारबाश और बड़ा अयाश तबीयत का, तो वैसे स्वभाव से तो अच्छा था, पर उसकी प्रवृत्ति थी, दोस्त आते थे, पीना पिलाना होता था, खुशबाश मिजाज का आप कह सकते हैं।
अब अगली उसकी अपनी एक शान थी, आन बान शान, ठाकुर, ठाकुर की शान। और पत्नी नितांत भिन्न, वो छोटे से गांव की थी, मुकेरियां, और बहुत ही सीधी सादी, समर्पित। उसका आज और अंत दोनों घर और गृहस्थ था, उसके अलावा कुछ नहीं। पति इंजीनियर थे, उनके अच्छे थे, नौकर चाकर भी रहा करते थे घर में, पर उनकी ऐसी आदत थी, वो हर काम खुद करती थी। कपड़े धुलते थे, फिर दोबारा धोती थी। वो कहती नहीं, ठाकुर ऐसा कपड़ा नहीं पहनेंगे। पता नहीं कई बार टिनोपा लगाती थी, क्या करती, एक मतलब स्वभाव था उसका, हम नहीं कहते वो गलत थी। वो चाहती थी मेरा पति सबसे बेस्ट है, सबसे ऊपर है, मेरा घर पर है, बड़ा गर्व था उसे। तो पति और पत्नी दो दो भिन्न, आप कह सकते हैं, ध्रुवों पर। और बेटे दो थे, एक बेटा तो थोड़ा आप कह सकते हैं विद्रोही, अपने पास गन रखता था, और दूसरा बेटा बड़ा वाला, छोटा वाला थोड़ा नम्र स्वभाव का था, अच्छा था, विनम्र स्वभाव का। ये एक फैमिली थी, परिवार, और ठीक ठीक चल रहा था उनका। अचानक क्या हुआ, एक दिन एक महिला आ गई इस घर में। उसका प्रवेश कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आपको बताऊंगी आगे। पहले मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा अंश पढ़ूंगी पहले। आप तो ये जानते हैं कि हर व्यक्ति में एक जिजीविषा होती है, अदम्य जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है। अभी आप कहेंगे अचानक ही तुमने कैसी बात कही, पर ये धीरे धीरे आपके पास खुलता जाएगा। ये बल्कि ये उपन्यास ही मैंने इसके समर्पण में ही आप देखेंगे लिखा है, उन्हें जो विवशताओं को अपनी शक्ति बनाना जानते हैं। ये उपन्यास का मुख्य ये है, शीर्षक है इसका, जिजीविषा का दुर्निवार आवेग। अंतिम साक्ष्य उपन्यास मात्र स्त्री विमर्श का उपन्यास नहीं है। स्त्री मन के गोपन रहस्यों और अधिकार चेतना के साथ यहाँ परंपरावादी आचार संहिताओं के विरुद्ध व्यक्ति मन का विद्रोह भी है, और एक स्वस्थ स्वाभाविक जीवन जीने की उत्कट आकांक्षा भी। जीवन की तमाम संगतियों, विसंगतियों, रिश्तों की आयरनियों और महत्वाकांक्षाओं के डहते प्रासादों के बीच जिजीविषा के आलोक में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि पर मानवीय स्वाधीनता के दुर्निवार आवेग की उपज है अंतिम साक्ष्य उपन्यास। पुरुष सत्ता की स्वीकृत ठसक के साथ आकांक्षा का यह आवेग ठाकुर के सोच और जीवन शैली में विन्यस्त है। तो सुरेश जो बेटा है उनका, सुरेश के विद्रोही आचरण में, विकी दूसरा बेटा है, विकी और मीना जो लड़की जो आएगी अब आगे, महिला है वो, विकी और मीना में ये आकांक्षा अपने अस्तित्व की पहचान के लिए नैतिकता के वैकल्पिक रास्तों की तलाश में है। और बीजी जो पत्नी है ठाकुर की, बीजी दी गई परिस्थितियों में गृहिणी के लिए तय किए गए पारंपरिक विधान के दायरे में अपने होने के अर्थ ढूंढती है, जबकि मीना स्त्री के प्रति संवेदनहीन पुरुष सत्ताक समाज की लौह श्रृंखलाओं से लहूलुहान रूढ़ नैतिकताओं की जकड़नों से मुक्ति के रास्ते तलाशती है। थोड़ा बताऊंगी उनके बारे में। अब ये मीना मौसी कौन है, ये मौसी उसको बाद में बोलते हैं, अभी तो मीना है। थोड़ा परिचय तो मैंने आपको दिया, जो ठाकुर का परिवार है। मीना एक अलग, अभी तो इनका कोई संबंध नहीं है, एक ऐसी लड़की है जो थोड़ा सा फिल्मी लगता है, पर अजीब सा सच है कि ये सच्ची घटनाएं हैं इसमें, जो काफी 99%। तो मीना बचपन में उसके माता पिता गुजरते हैं, तो वो चाची चाचा उसके पालते हैं। चाची थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही निष्ठुर होती है उसके प्रति, तो बचपन उसका बहुत दुखों में बीतता है, बहुत ही गलत। वो सब मैं नहीं पढ़ूंगी। तो वो 13-14 साल की हो जाती है, तो चाची उसकी शादी करती है, पर शादी वो एक ऐसे बहुत ही वृद्ध आदमी के साथ करती है। पता नहीं क्या था उसके स्वभाव में, इस लड़की से उसकी एक दिन भी नहीं बनी। और उसने मान लीजिए उसको बेच दिया कुछ पैसों में, बड़ी लालची स्वभाव की थी। तो बुढ़े को बताया ये 25-26 साल की लड़की है, तो ठीक है, उसके 2-3 बच्चे पहले भी थे, जवान बच्चे। अब बेचारी इस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं, 13-14 साल की लड़की है। वो शादी, ठीक है, शादी हो रही, जाती है घर में। अब जब सुहाग रात को देखती है किस कौन मेरा पति है, तो उस बूढ़े को देखती है, बेचारी धंस जाती है, रोने लगती है। क्या कहेगी बेचारी
वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि बचपन से ही उसको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं था। तो पर वो बूढ़ा देखता है, वो कहता है अरे ये तो बिल्कुल बच्ची है। तो उसके अंदर भी कुछ कुछ मनुष्य तो होता है, उसको लगता है ये तो गलत हुआ, अब क्या करूं। खैर वो सोचता है चलो ठीक ठाक से रखूंगा इसको, जो भी करूंगा। पर उसके बेटे जो हैं, जवान बेटे हैं, उनके लिए तो बड़ी आकर्षक चीज है ये। तो वो बहुत गलत तरीके से इसका पेश आते हैं, छेड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बेचारी रोती रहती। तो फिर जो बूढ़ा है उसको लगता है कि ये बहुत गलत हुआ, मैं इसको, इस पूरी स्थिति को वो काबू में नहीं ला सकता। तो वो क्या करता है, वो लड़की को कहता है चलो तुम्हें वापस घर ले जाता हूँ, अपने घर। वो उसके साथ साथ जाती है, बेचारी उसका अपना तो कुछ है ही नहीं। तो जाती है तो उसकी चाची जो है वो कहती क्यों वापस क्यों लाए, क्या इसने कुछ गलत किया? नहीं कहा। वो कहता नहीं गलत नहीं किया, पर तुमने मुझे कहा ये 26-27 साल की लड़की है, ये तो मुश्किल से 13-14 साल की लड़की बच्ची है, मैं इसके साथ उसको घर में नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे जवान बेटे हैं, सवाल नहीं उठता, तुम वापस रखो उसको। वो बहुत मतलब बहुत सौदा वौदा करती है, तो कुछ पैसे वैसे देता है, बस कहते इसको रखो, मैं इसके साथ शादी नहीं, मतलब रख नहीं पाऊंगा इसको। शादी तो कर ली थी उसने। अब क्या है, बूढ़ा बेचारा तो जाता है इसको छुटकारा पाता। अब ये लड़की जो है, इसकी चाची को उसके ताने सुन नहीं है, वो और भी उसको कहते अरे तू वहां गई, वहां से भी लौट आई, मैं क्या करूं वगैरह वगैरह, जो भी है वो मैं नहीं पढ़ूंगी। तो फिर वो दूसरे लड़के को ढूंढती साल भर में। दूसरे लड़की क्या, वो ऐसा ही गुंडा होता है, चने वने बनाता रहता है, तो कुछ ऐसा करता है। तो उसको उसके साथ शादी करती है, कहते देखो अब ये बूढ़ा तो नहीं है ना, ये जवान है, तो ठीक है। उसके साथ तो बेचारी को जबान, क्योंकि बचपन से उसको इतना दबाया गया है कि उसको लगता है मेरी नियति ही यही है, तब तक जब तक वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो अभी समझ लीजिए 15-16 साल की होगी, 1-2 साल बीच में अंतराल है। तो वो कहते चलो ये मेरा जैसा है, वो बड़ा तेज तुष ऐसे बदमाश जैसा रहता है, बहुत रफली उसको यूज करता है। तो वो सोचती चलो शायद यही शादी होगी, वो छोटी मोटी मदद करती, उसका घर संभालती, सोचती है चलो यही है, जो भी है मेरे भाग्य में। तो यहाँ तक वो इस तरह सोचती है। पर वो जो ये जो उसका नाम है, ये जो जगन नाम है उसका, तो वो देखते हुए कहते हैं तो लड़की तो बड़ी सुंदर है, इससे तो मैं कुछ कमा सकता हूँ। कुछ लोगों के खुराफाती दिमाग होते हैं, उनके किसी भी तरह वो अपना मुनाफा चाहते हैं, और स्त्री तो खिलौना है ही उनके लिए। तो वो क्या करते, उसका अपना एक दोस्त होता है, सब संक्षेप में ये कि वो एक दोस्त के साथ बात करता, तो इसको सीधे कोठे पर पहुंचा देता है। ये बहुत ही दुखद प्रसंग है। और मीना बेचारी वो समझ में नहीं आती मुझे कहाँ ले जा रहे, कहते नहीं नहीं अभी लौटेंगे, शाम को वापस आएंगे। वहां वो फंस जाता है। अब तो जानते हैं वहां पर क्या हाल होता होगा उसका। पर यहाँ पर कोठे वाली भी इतनी बुरी नहीं है। वो देखती है लड़की तो बेचारी बिल्कुल मतलब भोली भाली सी लड़की है, बिल्कुल छोटी भी है उम्र में, 14-15 साल की, 16 साल की। वो कहते अच्छा तुम तो यहाँ रहो मेरे पास। वो कहते नहीं मैं तो घर जाऊंगी। कहते नहीं, ये जहाँ एक बार आता है वो घर नहीं जाता, अब यही तुम्हारा घर है। वो बेचारी मन मार के बैठती है, क्या कर देखती है वहाँ क्या तरीका क्या है, औरतें किस तरह आती जाती हैं, आदमी लोग आते जाते हैं। वो उसकी मतलब बेचारी रोना तो है ही, उसे अभी तक तो रोना ही चल रहा है उसका। पर वहां पर वो कहते अच्छा तुम रो मत, तुम्हारा गला, वो देखिए बात करते हुए लगता है उसका गला अच्छा है। वो कहते तुम म्यूजिक संगीत सीखो, हमारे यहाँ एक मास्टर जी आते हैं। तो संगीत के मास्टर जी जो हैं वो देखते हैं इसको, तो ये तो बेचारी रोती रहती, हमेशा रोती है। कहते तुम्हें क्या हुआ? ये कहते नहीं मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो कहता है, वो थोड़ा सा उसके मन में दया होती है, करुणा होती है। वो कहता है देखो तुम यहाँ से जाओगे, जा नहीं पाओगी, मेरा काम है तुम्हें संगीत सिखाना, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी और तुम किसी लायक बनोगी, हम बाद में सोचेंगे क्या कर सकते हैं। थोड़ा दिलासा देता है उसको। एक्चुअली वही संगीत मास्टर इसको वहां से मुक्ति दिलाता है, संगीत सिखाता है। फिर उसको लगता है कि ये इसमें है जज्बा सीख, ये भी बड़ी उसको लगता है कोई तो हमदर्द मुझे मिला, तो ये संगीत सीखती है। तो थोड़ी दिन वो देखता है, मौका देखकर वो निकाल लेता है इस लड़की को वहां से। हालांकि उसके पंजों से निकलना आसान नहीं होता, पर उस जो वहाँ की जो औरत है, जो मालकिन, वो उसको विश्वास है इस मास्टर को, कहता ये ठीक है, ये कुछ नुकसान नहीं करेगा मेरा। खैर वो तो समझ लीजिए उसको ले जाता है अपने घर, क्या लेता है एक जगह पर ले जाता है जहाँ किराए पर वो रहता है। परिवार उसका साथ नहीं रहता है, वैसे वो शादीशुदा है, उसके बच्चे बाल बच्चे हैं, वो नौकरी के लिए आता है यहाँ। तो वो उस मीना को बहुत इस कॉन्फिडेंस में लेता है और उसको कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, यहाँ किस तरह लाई गई हो,
मैं भी खुद परेशान हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, इन लोगों के साथ नौकरी करने का सवाल ही नहीं था। मैं खुद मजबूर हूँ कि मतलब उसके बहुत दरिद्र सा है और मैं परिवार का पोषण नहीं कर पाता, इसलिए मुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ती। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मन लगाकर सीखो। वो भी मन लगा कर सीखती है, आवाज़ उसकी बहुत मीठी है। तो थोड़ी सी जब तक कुछ आ जाता है 2-4 महीने में वो लेते हैं, कुछ सीखते हैं थोड़ा बहुत। तो ये जो मास्टर जी उसको आकाशवाणी ले जाता है और आकाशवाणी में सब वहाँ कहता है उनको, ये लड़की बहुत अच्छी गाती है, आप इसको थोड़ा मोड़ा जॉब दे दीजिए, गाने वाना तो इसको आता ही है, थोड़ा इसने सीखा है। तो खैर इसको संक्षेप में कि उसको नौकरी वहाँ लगती है, छोटी मोटी जो भी गाना वाना गाती है वो। तो वो उसको एक किराए कमरे पर रखता है, किराए एक किराए कमरा देता है इसको, कहता है वहाँ पर पति पत्नी रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं मध्यवर्गीय लोग। तो वो उसको कह दी इसको तुम बहन की बेटी की तरह रखना। तो वो भी उनका आपस में वो कपल मैंने दिखाया बहुत आपस में बहुत स्वतंत्र विचारों के भी हैं और आपस में प्रेम भी करते हैं। उन्होंने भी प्रेम विवाह किया होता है, तो उनके साथ ही ठीक थोड़ा सा सुखी समय, अच्छा समय इसके साथ बीतता है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो ठीक है, चलो वो उसको पिकनिक ले जाते, चलो हमारे साथ, तो इसको लगता कि मुझे घर सा मिल गया। तो एक बार वही है वो जो लड़की है वहाँ की, तो वो उसको बताती, वो कहती है चलो मेरे मेरे वो जो प्रताप सिंह मैंने कहा ना ठाकुर, वो उसका रिश्तेदार होता है रिश्ते में। तो कहता है उनकी मंगनी है बेटे की, चलो, उसका नाम होता है कैलाश लड़की का। वो कहता मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, तो वहाँ मंगनी है उनकी। वो शादी में आप जानते हैं एक रात होती है जो गाने की रात होती है, गाना वाना गाती है महिलाएं, पुरुष वहाँ दखल नहीं देते उसमें, में बिल्कुल नारियों का साम्राज्य होता है वहाँ पर। तो उसको ले जाती है, कहते नहीं ये सीधी शादी, बेचारी सीधे शादी करनी, कहते नहीं सीधी शादी नहीं, उनकी मंगनी है, तो तुम्हें अच्छे कुछ लाल वाल कपड़े पहनने चाहिए, जरी वाले। कहते नहीं मैं जरी वाले नहीं पहन, बेचारी उसको बहुत निराशा होती है इस जीवन से। खैर वो कहते अच्छा कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे आओ, बड़ी सुंदर होती है वो सब मीना। तो खैर वहाँ वो जाती है तो जान गाना बजाना जैसा रहता है, इसको भी मजबूर करते हैं भाई तुम भी गाना सुनाओ। तो ये सुनाती है, कुछ पहले भजन वजन सुनाती है, कहती है अभी इस माहौल में क्या सुनाओ। तो वहां पर मजाक करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं गजल, उसको गजलें सुनाओ। वो कहते गजलें, तो हाँ इतने में क्या होता है, जब ये गाना गाती है पुरुषों के कमरे अलग होते हैं, वहाँ पुरुष नहीं दखल देते उसमें। तो प्रताप सिंह को आवाज उसकी बड़ी, ठाकुर जो है, ठाकुर ही बोलेंगे उसका, तो उसको ये आवाज बड़ी अनूठी लगी। तो वो थोड़ा झिरियों से झांकने लगता है दरवाजों से। और तो जब ये कहते हैं गजल 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 सुनाओ, तो कोई कहता नहीं नहीं गजलें वजलें नहीं, इसको कुछ दूसरा सुनाओ। तो पीछे से आकर वो कहता क्यों, गजल में क्या बुरा है। जब वो मतलब पीछे से, तो वो बाकी औरतें उसको खदेड़ देते हैं, तुम यहाँ क्यों आए भाई, जाओ ये महिलाओं का साम्राज्य। तो खैर वो तो बोलता है, तो पर वो वो गजल ही गाती है। वो गजल गजल सुनाती उसको। इसके इसको तो कुछ पता नहीं कौन देखता है क्या करता है, पर जब महिलाएं चारों तरफ महिलाएं, तो वो सुनाती गजल सुनाती है उनको। तो गजल वो सुनाती है, अभी बताती हूँ तो उसका। एक्चुअली अब वो जब कैलाश के साथ रहती हूँ तो उसको थोड़ा जीने की लौ जागती है, तो लगता है कि मैं जी सकती हूँ, नहीं तो पहले बेचारी रोती रहती है हमेशा। तो वो सुनाती, मैं सुनाऊंगी आपको बाद में वो क्या करते। मैं नहीं हूँ नगमय जाफिजा, मुझे सुन के कोई करेगा क्या, मैं बड़े बरोग की हूँ सदा, किसी दिल जले की पुकार हूँ। ये दो लाइनें उसकी याद है मुझे। तो खैर अब यहाँ पर इतना ही बोलना काफी है कि वो आकर्षण है ठाकुर का, इसका नहीं, इसने उसको देखा भी नहीं। ये घर जाती है, फिर धीरे धीरे अपने अपने घरों में रहते हैं। मगर अब अपने घर में रहना तो अब होगा नहीं। ठाकुर को तो पसंद आई लड़की, और तो वो कैलाश से कहता है भाई उसे बात कराओ मिलाओ तो इस घर ले आओ। तो कैलाश कहते ठीक है हम आ सकते, रिश्ते में हैं वो। तो वो जाते हैं उनके घर में। तो बीजी जो है ठाकुर की पत्नी, उसको इसके साथ इसकी कहानी सुनती है वो, कैलाश सुनाती इसका ऐसा क्या है, कैसे बेचारी दुखों में पली है। तो उसको बड़ा एक जैसे आपस में भाव होता है ना, करुणा का भाव, और ममता भी, बिल्कुल काफी छोटी है उससे उम्र में,
तो वो कहते हो इस बेचारी ने तो बहुत दुख सहे हैं, तुम घर में हमारे घर में रहो। तो वो कहते नहीं, उसको लगता है घर में क्या रहूंगा, उसको लगता है ठाकुर तो उसकी नजर अब पहचान गई है, वो आते जाते। कहता नहीं मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं आया करूंगी कब आपके पास। तो वो अलग रहते, वहां नहीं रहती। और ठाकुर तो मुद्दा ये है कि कहना कि बस ठाकुर उसे प्रेम हो जाता, उसे मिलने मिलने जाता है वहां पर। पहले पहले वो इनकार करते, कहते नहीं मैं आपके घर आऊंगी, इस तरह मेरे घर मत आइए। लेकिन अब जो ठाकुर तो ठाकुर है, वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मतलब वो जताता, बोलता नहीं है, उसको पता चल जाता कि ये सचमुच इसे प्रेम करने लगा है। अब आप जानते हैं जिसने जीवन में प्रेम नहीं जाना, जिसने दुख ही दुख देखे, अगर उसको कोई भी तसल्ली वाला हाथ मिले या दो मीठे बोल मिले तो जाहिर है आकर्षण तो होगा ही। तो वो भी थोड़ा प्रेम करने लगते हैं उसे। अभी तो ऐसा है, हालांकि उसके मन में थोड़ा सा गिल्ट है। वो कहती है देखो जो बीजी है तो वो तो मुझे बहन मानती है, मुझे उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, अपना भोलापन है उसमें। वो कहते नहीं तुम्हें धोखा वो का कुछ नहीं करती हो, तुम प्रेम सिखा था जरा प्रेम क्या है वगैरह, बेचारी प्रेम क्या है। ये कहती ठीक है। तो मतलब दूर दूर से ही अभी घर भर में आना जाना, तो ये जाता है, ठाकुर जाता है उसके पास। मैं अभी संक्षेप में थोड़ा सा बोलने से बहुत ज्यादा विवरण नहीं दे दूँ मैं उसका। तो प्रेम तो है, अभी उसको भी पता है, बीजी को पता है, ये आपस में संबंध, ये नहीं पता उसको शारीरिक संबंध है, उसको लगता है प्रेम का संबंध है आपस में, लड़की दुखियारी है तो शायद अगर जाएगा भी तो क्या है। पर बहरहाल एक बार ये जाते आपस में, अब आना जाना हो तो अगर भी शॉपिंग करते हैं इकट्ठे जाते हैं, तो एक बार ये जाती, उसको बोलती नहीं, विक्की विक्की इसका लड़का है, कहते विक्की के लिए कुछ लाना, कपड़े वपड़े लाना। तो कहते चलो हम मीना, उनका मौसी बोलने लगते, हम मीना मौसी को भी लेकर चलेंगे साथ। अब ये मीना मौसी के यहाँ जाता है बेटे के साथ, तो वहां देखता ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब बैठे हैं वहां पर, आराम आराम फरमा रहे हैं। तो जिस तरह वो उनको देखती है तो जाहिर है उसको पसंद नहीं आता, बल्कि वो डांटती, पति को तो नहीं डांटती, उसको डांटती है। उसको कहती क्या उम्र भर का विष तुमने मेरे लिए ही रखा था, या जहर मेरे लिए रखा था तुमने, बस और कुछ नहीं बोलते, चली जाती। उसका मुंह काला पड़ जाता है। उसका इतना अखंड विश्वास है उस पति पर, ठीक है वो जो यारबाज है जो भी है, जैसा जैसा भी है, पर उसे लगता है वो मुझे प्रेम करता है, वो मुझसे मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। और ये मीना जिसको बड़े विश्वास से समझती है, अपनी बहन जैसी मानती है, उसके साथ तो नहीं करेगा। पर पुरुष की प्रवृत्ति जो आप जानते हैं, तो वो काफी आगे बढ़ गया होता है, अब उसको पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पर बीजी यहाँ पर गया है जो बहुत ही समर्पित है, वो उसका दिल टूट जाता है, तब भी वो पति को कुछ नहीं कहती, पर मन में जो दरार आती है वो उसको बहुत, वो उसको लेती है अपनी जान पर। उसे लगता है मैंने ऐसा क्या हुआ, कि मुझसे क्या ऐसे गलती हुई जो इसने मुझे धोखा दिया एक्चुअली। उसको कहा मीना ये है तुम्हारी वगैरह वगैरह, बच्चों को भी प्यार है इसे वगैरह, हालांकि बच्चों ने कभी उसको मौसी माना नहीं। मौसी कहते थे, उनको पता था, जानते थे पिता को, तो वो कभी मानते नहीं थे उसको, पर बाहर से सब ठीक था। तो खैर यहाँ से जो दरार आई, तो कहने का मतलब ये है कि बीजी जो थी उसने इसको बहुत दिल पर लिया और वो बीमार हो गई। अंत में संक्षेप में ये है कि अंत में वो गुजर जाती। जब वो गुजर जाती है तो अब तो ठाकुर के पास कोई व्यवधान भी नहीं है, तो वो उसको घर ले आता, मीना मौसी को घर लाता है और बच्चों से कहता है देखो अब ये तुम घर का ख्याल रखेगी, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। बड़ा बेटा तो बहुत विद्रोह करता है, वो उसको पसंद नहीं आता। छोटा कहता है भाई अब पिता ने लाया, अब हम क्या कर सकते हैं, मौसी है हमारी। वो कहता है नहीं, वो घर छोड़कर चला जाता है बड़ा। पर छोटा रहता है, वो कुछ नहीं कहता, वो पिता के साथ रहता है। वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है दिल्ली में, तो इंजीनियरिंग के लिए वो चला जाता है बीच में, पर घर नहीं छोड़ता जब तक पिता रहते हैं। पिता भी इस बीच, पिता को बहुत विश्वास था बच्चों पर, खासकर जो बड़ा लड़का, उसको लगता है मैं इसको आर्मी में भेजूंगा, जैसे मेरे बच्चे मेरा, जैसे होता है बच्चों से उम्मीद है मेरा नाम रोशन करेंगे वगैरह वगैरह। पर वो रोशन वोशन तो क्या करता है, वो थोड़ा विद्रोही किस्म का होता है। वो भी ऐसे औरतों के जैसे बाप ऐसा बेटा ऐसा ही होता, संस्कार तो उसको भी बाप से ही मिले हैं। तो संक्षेप में ये है कि वो घर छोड़कर चला जाता है। इसको थोड़ा सा धक्का तो लगता है पहले ठाकुर को, पहले बीवी जाना, उसको बीवी से जो भी था, उसकी घर वाली थी, उसको संभालती थी घर,
और उसके साथ कोई शिकायत भी नहीं थी उसे। तो प्रेम का रूप था, पर वो प्रेम भी निभाता था, पत्नी को भी निभाता था। पर खैर उसको भी थोड़ा ठीक नहीं लगता था, पर चल रहा था। वो मीना वहाँ घर में रहने लगी थी, वो बिल्कुल पत्नी की तरह रहती थी। तो इस बीच क्या होता है, अचानक की बात है, ये बड़ा फिल्मी लगता है, पर ये सच है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठाकुर का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है, टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। अब कुछ दिन तो वो संभालती है, बिल्कुल वो मन तो उसका उन्हीं के साथ है। संभालती, बाद में जब देखती है उसकी हालत दिन में दिन खराब होती जाती है, तो वो विकी नाम है उसका, उसको तार भेजती या फोन क्या करती, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं है। उसको कहती तुम आ जाओ, पिता तुम्हें तुमसे मिलना चाहते। वो कहते क्या नहीं, तुम आ जाओ, घर आ जाओ। विकी घर आ जाता। जब वो घर आ जाता तो उस वक्त वो देखता कि ये तो बहुत, पिता तो अंतिम लगता है, इसमें समय आ गया, इनको बहुत बुरी हालत, बहुत कमजोर, टांगे वांगे टूटी हुई थी, बुखार, हाई फीवर। तो वो जाते उनके पास, जब जाहिर है अपने पिता है, वो भी थोड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ठाकुर के, क्योंकि उसको लगता है मेरे घर को क्या हुआ, किस शान से, किससे मैं जी रहा था, फल फूल रहा था, अपने अपने ढंग से जी रहा था, अब ये कैसे सब टूट सा गया, टूट बिखर सा गया। तो वो कहता है, कुछ कहता है अच्छा तुम आ गए। हाँ, अब एक बात कहता है मीना के बारे में, मैं नहीं जानता इसका क्या होगा, कुछ इस तरह से बात कर। तो बेटा क्या कहेगा, कुछ नहीं, वो सब दुख का वातावरण है, पर समझ लीजिए एक दो दिन में ही वो गुजर जाता। हालांकि वो कहता है भी कि उसको, मीना को, क्या मैं किसी डॉक्टर को और बुलाऊं, कहता नहीं, अब ये नहीं बचेंगे, इनमें अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि वो जानते किस तरह वो धीरे 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 उसके अंदर सब खत्म होती है, जीवनी शक्ति। वो कहता है वो नहीं जिएंगे। खैर अंत में यही कि वो गुजर जाते। मैं आपको संक्षिप्त में ये कहानी बताती हूँ। तो ये कहानी उपन्यास जब शुरू होता है, ये शुरू होता है तब जब वो गुजर गया है, ठाकुर गुजर गया, मतलब ये इसके आने के बाद, इसने उसका अंतिम दर्शन तो किया है, पर वो गुजरने के बाद जैसे घर पूरा सूना हो जाता है, वातावरण बड़ा मायूस और जाहिर है बहुत। जब तो उस वक्त से एक उपन्यास शुरू होता है, वहां से ये उपन्यास आगे पीछे जाता है। ये इस वक्त जब शुरू होता है जब उसकी मृत्यु हो गई है, और पीछे जाता है, अभी फ्लैशबैक में ये कहानी चलती है। पहले सोच में ही ऐसे, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इसको। रात के मई जब सो जाते, सब उठते हैं दूसरे दिन, तो अब विकी है, वो बाकी लोग तो चले गए जो शोक मनाने आए थे, अब कोई नहीं है वहां। रात के मायूस अंधेरे को प्रकाश की पहली मुलायम किरणों ने छुआ। पड़ोस के किसी आंगन से मुर्गे ने सुबह का आगमन सूंघकर बांग दी। सोई बस्ती में रोकर जागती मीना ने आंखें बंद कर ली, जैसे नई सुबह का सामना करने की उसकी सारी शक्ति चुक गई हो। छत वाले कमरे में खामोश रात की धड़कनों पर तवी पार ऊँघते सियारों और भौंकते कुत्तों की त्रासद चीखें गिनता किसी भयावह स्वप्न से कांपता विकी बिस्तर छोड़कर बाहर आया, दबे पांव। तूफान थम जाने के बाद का अस्त व्यस्त माहौल मायूसी की चादर में लिपटा पड़ा था, बाहर से शांत, भीतर से त्रस्त। नीम धुंधल के में घर की छत पर दबे पांव चलते वह स्वयं को अजनबी सा महसूस करने लगा। ढकी के नीचे काफी ढलान पर बने उसके घर के एक ओर ऊंचे मकानों की छतें, दूसरी ओर किले की पुरानी दीवारें सिर ऊंचा किए तानाशाहों की तरह खड़ी थी, हमेशा की तरह। अपने पस्त मकान की खुली छत पर विकी स्वयं को बेहद बौना महसूस करने लगा। नीचे आंगन के एक कोने में बाबूजी के पलंग की निवाड़ खोलकर दीवार के साथ खड़ी कर दी गई थी। धुली निवाड़ पायों पर सूखने के लिए डाली गई थी। मतलब कैसे जैसे होता है वो सब बीच में छोड़ देती। 2-2.5 वर्षों में ही कितना कुछ बदल गया, घर के नक्शे से लेकर घर की आत्मा तक। जगह जगह दीवारों का पलस्तर उखड़ गया है, आंगन में छोटे बड़े गड्ढे पड़ गए हैं जिनमें रात भर से पानी के डबरे बन गए हैं। धुएं से काला पड़ा रसोई
का जालीदार दरवाजा 2 कीलों से जुड़ा हवा के हल्के झोंकों से कराहने लगता है। ये वो घर है जो लिशकता था जब बीजी जिंदा थी, चमकता था। उस घर का क्या हाल होता 2-3 सालों में ही। तो धुएं से काला पड़ा, बस ये दिखा कैसे क्या हो रहा। जो डोडी में जगह जगह सीमेंट उखड़ा हुआ, मलबे के छोटे बड़े ढेर इधर उधर पड़े हुए, ऐसा घर का हाल है। और ये डोडी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जब जिंदा थी बीजी तो उसकी आदत थी, वो डोडी पर बैठती थी और जैसे कभी पति का इंतजार करती, कभी बेटू का इंतजार करती, हाथ में कुछ सिलाई बुनाई लेकर। तो इसके ठाकुर को पसंद नहीं आता, तो कहता है ठाकुर की शान हो, तुम यहाँ पर बैठी रहती हो, ये ठीक नहीं है। मतलब नीचे बैठती थी, तो उसने एक सीमेंट की बेंच बना दी उसके लिए, तो वहां पर बैठती थी। तो ये कहते वहां पर मलबे का ढेर लगता है, वहां पर वो भी खत्म ही हो गया। जैसे प्रतीक्षा कर, उम्र भर उसकी प्रतीक्षा ही में गुजर गई, पर फिर भी उसको भरोसा था, ठाकुर है, पति है, उसका घर ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक न भी था सब, पर फिर भी उसको लग रहा था ठीक ही है। तो ये यहाँ पर ये है, पर इसके पीछे आप ये सोचता है ये कैसे कहानी चलती है। यहाँ तो ये अभी सोचूं मैं ये, फिर ये मीना मौसी के बारे में सोचता है। वो बहुत हताश सी निराश, पर वो रोती नहीं है, वो वहां बैठी है। उसका अब दुखी तो है, माहौल तो पूरा वैसा ही है, पर वो अब उसको खाना वाना खिलाती है। अब ये जो विकी है, ये अब इसके बारे में सोचता है, ये कहाँ जाएगी अब। इसने जो भी जिल्लत सही या कुछ भी सहा, पर थी तो हमारे साथ ही रही, और पिता के साथ भी, उनके पिता के साथ भी इसने पूरा साथ निभाया। जब कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे साथ, बीवी तो पहले ही गुजर गई थी, ये उसके साथ बराबर बंधी रही, उसका ख्याल रखा। तो थोड़ा सा मन में उसका एक थोड़ा सा आदर का भाव उपजता है। तो वही सोचता कैसे भी क्या हुआ, किस तरह से बुड्ढे के साथ आएगी, जगन के साथ कहाँ कहाँ, मास्टर उसको वहां छुटकारा नहीं देता तो वहीं पड़ी रहती हो। मगर उसको जिंदगी मिल गई थी इसके साथ, वो जीने का उत्साह था उसको अब, और उसने पूरा समर्पित किया, तो प्रेम को किया था समर्पित। उसको लगता था बस यही मुझे मुझे मिला है, मुझे सब कुछ मिला है। और उसके लिए अपना बच्चों की जो बेइज्जती सहती थी, जो भी कहते थे, तो माइंड नहीं करती थी, कहती ठीक है। उसको पता था कि बच्चे माँ की जगह मुझे नहीं मान सकते, इतनी समझ तो थी उसमें। बहरहाल, तो ये सब बीच में है, वो मैं नहीं सुनाऊंगी, तो वो तो काफी लंबा चौड़ा है। कैसे जुड़ गई कैलाश के माध्यम से, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जैसे अब ये सभी सोना सोनापन, इसके काफी लंबा चौड़ा है, क्या है कैसे शमशान से पस लगता है पूरा घर। अगर ये सब देखता है तो वो कहता है, ये सोचता है मैं अब या इस घर में रहकर मैं क्या करूं, क्योंकि एक बड़ा वैराग्य सा भाव। ये जो मकान है, मैंने इस अंतिम साथ का पहले नाम रखा था, मैंने रखना चाहा था, मैं रखा नहीं। ये जम्मू में ढक्कियां होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आखिरी मकान था ढक्की का। मैंने सोचा था इसका नाम मैं रखूं ढक्की का आखिरी मकान, पर फिर नहीं रखा। फिर मैंने अंतिम साथ इसलिए लिखा, ये पूरा घर, बसा हुआ घर, हंसता खेलता घर, किस प्रकार एक मलबे का ढेर बन गया। पर ये साक्षी है ठाकुर की, जो उसका शानदार जीवन जो था उसका, या बीवी जो थी, बीवी जी उसको बोलते थे, उसका समर्पण, उसकी भी साक्षी है। ये बच्चों बेटों की भी, शैतानियों की भी साक्षी रहा ये घर। और मीना का कैसे खत्म होकर फिर जुड़ना, और जुड़ने के बाद किस प्रकार पूर्ण समर्पण से वो जीवन जीना। तो ये अंतिम साक्ष्य है इसका, उसको इसीलिए मैंने अंतिम साक्ष्य रखा उसमें, बाकी कुछ नहीं, मलबे की डेयरी है। तो उसका बड़ विराग में ये छोड़ती, उसको पढ़ूंगी नहीं, पर बीच में आप खुद पढ़िए, छोटा उपन्यास है, बड़ा नहीं है, पर इसमें कई चीजें हैं। इसमें मीना मौसी का जीवन तो है ही है, इसमें बीजी की भी कहानी है। वो भी एक समर्पित बात है, वो भी चाहती है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है, तो इसका मतलब नहीं वो गोबर गणेश है। वो भी चाहती थी, अपना सत्य चाहती है, उसको लगता है मेरा घर है, मेरी शान है, पर उसको धक्का लगता है बाद में, तो वो उसको सह नहीं पाती, पर वो बोल नहीं पाती, क्योंकि उसको लगता कि मेरा पति तो बोलने के हाथ से बाहर चला गया है, अब वो नहीं सुनेगा। क्योंकि वो समझती थी, उसको पति को समझती थी कि वो जो कभी हंसता खेलता वो सब तो करता था, पर इस तरह से जुड़ाव किसी के साथ नहीं था उसका। तो बीवी समझती है, पर वो उसको सह नहीं पाती, ये बात है। तो वो अपनी जान को लगाते, खैर बाद में अंत हो जाता है उसका। अब बाबूजी का भी बहुत दुख है, ठीक है उसने जो किया सो किया, प्रेम के वशीभूत,
उसने किया, वो चाहता था प्रेम, उसको मिला था प्रेम, उसने मीना मौसी ने अपना संपूर्ण प्रेम उसको ही सौंप दिया था। पर फिर उसको तकलीफ यह है कि मेरा घर ऐसे क्या, मेरी इस चाहना से, मेरी इस आकांक्षा से, या जो मैंने किया, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया। वो नहीं समझता था कि कुछ गलत दिखते नहीं हैं, पर वो होते हैं, क्योंकि वो मानसिक, आपकी मानसिकता में प्रवेश करते हैं, वहाँ उथल पुथल मचाते हैं, वहाँ विरोध की आवाज़ें भी उठती हैं, और वहाँ पर एक एक मैं ये कहती हूँ कि जो जुड़ाव होता है उसमें दरारें आने लगती, वो नहीं रहते। बच्चों के लिए वो पिता नहीं थे जैसे पहले थे, वो नहीं रहे। उन्हें लगा था उन्होंने हमारी माँ को दुख दिया, उन्हें लगता था कि उन्होंने जो वो किया वो करना नहीं चाहिए। कुछ बच्चों की भी अपनी बातें होती हैं। एक तो खैर छोड़ ही जाता है घर, तो दूसरा थोड़ा सा सह लेता है, पर बाद में जब लौटता है, जब देखता है, तो उसकी पूरे जीवन के बारे में सोचता है कि ऐसे किया, किस तरह, कहाँ कहाँ से उठ के आई, कहाँ पहुंची। तो अंत में ये कैसे विश्वास करो, उसकी अपनी फिलॉसफी, ये पढ़ लीजिए, आप पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा पढ़ना इसको। तो बाद में ये मैं एंड तक आना चाहती हूँ। तो जब वो विकी, ये जो अंत में जब मैंने कहा ना आपको, वो गुजर जाता, तो विकी बोलता है कि भाई क्या करूँ, अब क्या करें, वो मतलब डॉक्टर तो गुजर जाते हैं एंड में। अब ये कहते, ये मन पहले ही विकी का तो थोड़ा सा विरक्त हो ही गया था माँ के बाद, अब पिता भी गुजर गए। अब उसे लगता था यहाँ तो कुछ नहीं है, इसको मैं बेच दूंगा इस घर को। अब वो बेचने की तैयारियां कर रहा है, पर समझता आने में इसका क्या, इसके बीच में और प्रसंग भी है। विकी का प्रसंग है जो वहाँ बाहर रहता, तो उसका भी छोटा सा प्रेम प्रसंग है, और कई प्रसंग है इसमें साथ, जो जाहिर है जो रहेंगे कहीं तो अपने रिश्ते नाते बनाएंगे, मैत्री होगी। पर इसका दुख यही है कि घर ऐसे उजाड़ कैसे हो गया, वीरान कैसे हो गया। इसमें उसका भी थोड़ा, उसको लगता है शायद मैं ही ठीक से अगर पिता से पेश आता, शायद मैं, वो दिखाता नहीं कि नाराजगी, हालांकि वो दिखाता नहीं ज्यादा, पर दूर रहता, चला जाता है, ज्यादा छुट्टियां भी आती, छुट्टियों में भी नहीं आता। तो पिता को लगता है कि मुझे नाराज है, उसको लगता है ये तो सब छूट गए मेरे। पर एनी, तो एंड पर आ जाऊंगी मैं, ये मैं एंड पर आ जाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ूंगी। ये पढ़ने में भी बीच में इसमें काफी दुखद प्रसंग है, वो नहीं पढ़ूंगी मैं। ये जरूर कहता है विकी उसको, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। तो मीना मौसी कहते तुम क्या करते, तो काफी बीमार थे, काफी उठ बैठ नहीं सकते थे, और उन्होंने भी मुझे नहीं कहा तुम्हें बुलाओ, पर मैंने जरूर तुम्हें बुलाया, मुझे लगा कम से कम अंतिम समय वो तुम्हें देख लें और तुम उन्हें देख लो। ये मैंने हट किया, वो शायद नहीं चाहते थे, पर ये बोलते नहीं चाहते, जो कहते उन्होंने मना किया था मुझे, उन्होंने कहा था ठीक है, अब मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है। शायद उनको भी इतनी निराशा हो गई थी बच्चों से, उनको लगता था कोई फायदा नहीं, अगर मैं बुलाऊंगा भी कैसे, जो तार टूटे हैं वो जुड़ेंगे नहीं, और उनको ये भी लगता था मैं बचूंगा नहीं, बचने का तो था ही नहीं सवाल। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको, एंड में ये थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। ये दिखाता, एक आध पन्ना पढ़ूंगी। ये दिखाता क्या है, मीना मौसी वो सितार बजाती थी, म्यूजिशियन थी, संगीता की थी। तो ये देखता है क्या है, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, छत पर देखता है, वहाँ पस्त छतें होती हैं जम्मू में ना, जो छतें होती हैं ना, पस्त होती हैं। तो वो कहता है, वो देखता है वहां से क्या है, आगे पीछे वो सब देखता है, कैसे लोग ऊपर एक सड़क है, सड़क पर प्रेमी जन जाते हैं। तो ये कैसे सोचता है, पता अगर बीजी देखती तो वो हंसते थे, चोंचले, 4 दिन के चोंचले। उसको लगता था ये सब चोंचले होते हैं, ये प्यार व्यार ऐसा नहीं होता। प्यार वो होता है जो जीवन में रच जाता है, जो उसके जीवन में रच तो गया, तो बाद में उसमें वहां से बेचारी निराश हो गई। अब ये सोचता है, मीना मौसी, ये एंड पर मतलब एक आध पन्ना पढ़ूंगी। मीना मौसी के तानपुरे पर धूल की मोटी परत जम गई है। बाबूजी ठीक थे तो कभी कभी सुनते थे, वे बिस्तर पर पड़े तो मीना मौसी का संगीत उनसे विदा हो गया। अब तानपुरा साफ कौन करेगा और किसके लिए करेगा। मीना मौसी इस सोने घर में अकेली क्या करेगी। उसने कहा था, बहुत गई बेटे, अब कितनी बाकी है, कट जाएगी वो भी। मीना कहते बेटे से, अकेले, हम सभी तो अकेले हैं विकी। विकी जानता है कि वो मीना मौसी के साथ बहस न कर पाएगा, पर वो ये भी जानता है कि वो यहाँ अकेली नहीं रहेगी।
विकी उसे अकेले रहने नहीं देगा। मीना मौसी इस घर में तमाम घावों की खुरंड उचेलती बार बार लहूलुहान होती रहेगी और विकी दूर महानगर में अलग थलग जिंदगी जीता हुआ भी उन घावों की पीड़ा महसूस करता रहेगा, क्योंकि उसका जुड़ाव हो गया है उसकी मीना के साथ। मकान वो बिकवा रहा है, किराए पर नहीं देगा। मीना मौसी चुन्नी का छोर दांतों तले दबाए फूटती रुलाई का दम घोंट रही है, पर इनकार नहीं करती। वो तो उम्र भर बंजारन बनकर जी ली है। अब इन ईंट गारे की दीवारों से क्या मोह जताना। फिर मरघट में दिए जलाकर वो किसकी प्रतीक्षा करेगी, किस नई आशा अपेक्षा में। गुप्ता जी जो बिचौले जो मकान बेचते हैं, गुप्ता जी ने काफी मदद की है। बाबूजी के खास दोस्तों में एक दोस्त रहे हैं वो, अंत तक साथ देते रहे। मकान का खरीदा तय करना, जो जैसे बातें होती वो कर लेता उनके साथ। मकान और कुछ सामान वो धर्मार्थ संस्था वाले को देते हैं, धर्मार्थ जो मंदिर से जुड़े होते हैं। विकी बीच आंगन मीना मौसी के साथ खड़ा तटस्थ भाव से सामान की नीलामी देख रहा, क्यों घर सामान भरा है घर में। बाबूजी का नक्काशीदार पलंग, बीजी के गर्म कपड़ों का ट्रंक, जिसे लेने के लिए उन्होंने 2 दिन भूख हड़ताल की थी, मुझे वही ट्रंक लेना है। अंत में क्या होता है कि ये भी एक वैराग्य भाव है। जब जाता है आदमी तो ये सब कुछ ताम जाम जो आप समेटते हैं अपने लिए बड़ी शौक से शान से, क्या है अंत, एक वैराग्य भाव तो इसमें है। विकी गर्म वो सब देखता क्या क्या रहा, जैसे गर्म कपड़ों का बड़ा ट्रंक जिसके लेने के लिए 2 दिन हड़ताल की थी, भूख हड़ताल मैं नहीं मानूंगी। विक्की सुरेश के बचपन का रंगीन पालना, जिस पर बीजी के झूला झूलते हाथों के निशान जैसे हमेशा के लिए ठहर गए हैं। वर्षों जुड़े रहने के बाद निर्जीव वस्तुओं से भी लगाव तोड़ते जी का सकता है। जरूरी सामान बांध कर वे विदा हो रहे हैं, विक्की और मीना मौसी। ड्योडी से बाहर आकर सीढ़ियां उतरते विक्की मुड़कर देखता है। उसका घर, बीजी की लिशकती ड्योडी, लिशकार मारती जो कहते लिशकती जोड़ी ड्योडी जिस पर वो बैठती थी, जिससे घंटों धो पहुंचकर भी उसका जी नहीं भरता था। खुले आंगन का वो हिस्सा जहां मंचे पर लेटे बाबूजी आकाश निहारते ढेर सारे सपने बुना करते थे, पहले की बात। छत वाला कमरा जहां सुरेश अपनी प्रेमिकाओं के साथ लुके छुपे प्यार मनहार के गीत गाता था, वो बदमाशियां करता रहता था। और पीपल की छांव वाला पस्त छत का वो कोना जहां विकी बीजी की गोद में बैठा चमकती आंखों से माँ के बचपन के संस्मरण सुना करता था। वो सुनाती थी बचपन में ये था वो था, प्यार से सुनता भी था गोद में बैठा। अधखुली खिड़कियों दरवाजों की संदों से फूटते तीखे मीठे बोल स्मृतियों के नन्हे नन्हे हाथ विकी को पीछे की ओर खींचते हैं। पर विकी को आगे बढ़ना है, नई जिंदगी जीने के लिए विगत से कटना है। मीना मौसी हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ा रही है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि वो जानती है कटना, जुड़ना, जख्मी होना सभी अनिवार्य है जीने के लिए। यहाँ पर एक उपन्यास मान लीजिए खत्म होता है, पर इसके पीछे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उपन्यास का अंत यही है, वो उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते, कहते अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, आगे जीना है हमें। वो बोलते हैं मैं यहाँ कहा, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे, जहाँ तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। तो अब ये समझ लीजिए जा गई, उसका हाथ पकड़ कर कहते चलो छोड़ो इसको, देखो। ये एंड में मैंने इसमें जो रही सुनिए। बावड़ा बाजार के बाएं हाथ एक संकरी सी ढक्की टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नीचे तवी तक चली गई है, तवी नदी है जम्मू में। फिसल बंडे की तरह ऊपर से नीचे जाती ये गली पीर खो, वहां मंदिर है शिव जी का, पीर खो वाली सड़क पर एक बूढ़े पीपल के पास चौड़ी होकर 4 नन्ही पगडंडियों में बंट गई है। पीपल की छां में लेटे गणेश जी के नंगे सिर पर धर्मार्थ वालों ने छत डालकर कलश कंगोरों से उसे 1 मिनट सजा दिया। ये बाद में कहते हैं क्या होता है जब वो चले जाते हैं, धर्मार्थ वाले उसको छत पर डालते हैं, मंदिर को ठीक करते हैं। पीर को जाने वाले श्रद्धालु जन पीपल की परिक्रमा कर गणेश जी पर फूल अक्षत चढ़ाते ढक्की के आखिरी मकान की खिसकती ईंटों को देखते हैं और ठंडी उसास भरते हैं।
इस मकान के चारों ओर वट्टों की दीवार बनाकर इसे मंदिर के अहाते के साथ मिला दिया गया है। यहाँ अब कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं खामोश रातों में यहाँ भूत प्रेतों की सदाएं गूंजती हैं। जगह जगह पलस्तर उतरी नंगी दीवारों और मलबे के ढेर मन में दहशत सी भर देते हैं। ड्योढ़ी की जगह दो खंभों के सहारे टिकी अधगिरी छत के नीचे ऊँघती दोपहरी में कई कुत्ते टांगों में सिर घुसाए यहाँ आराम से सोए रहते हैं। कहते हैं यहाँ धर्मशाला बनेगी। बीजी बाबूजी की छोटी बड़ी आकांक्षाओं, दुखों, तकलीफों और अकेलेपन की यातनाओं के अंतिम साक्ष्य इस मलबे की डेरी पर धर्म यहाँ बनेगी। तो ये मलबे की डेरी पर धर्मशाला से बेहतर और क्या चीज बन सकती है। इसके कुछ मुसाफिर यात्रा कर चले गए, कुछ अलग अलग राहों पर अपनी मंजिलें तलाशने निकल गए। पीढ़ियों से पाले गए भ्रम व स्वप्नों की परिणति को भोग कर वे भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं, पर वे वर्तमान को जी रहे हैं। अजनबी भीड़ों में अपनी जमीन से कटकर भी अपने वजूद को तलाश रहे हैं, और वही तलाश सच है, शेष सब झूठ, क्योंकि यही तलाश जिंदगी है। ये एंड में मैंने जोड़ा उपन्यास हम तो वहीं पर होता है। इस उपन्यास के बारे में एक दो बातें मैं कहूंगी। तो वैसे ये पढ़ लीजिए, इसमें काफी प्रसंग ऐसे हैं जो काफी रोचक हैं, जो आप थोड़ा सा दार्शनिक भी हो जाता है आदमी जब सोचों में स्मृतियों में जाता है और जीवन की विसारता को अगर सोचता है उस तरह से। लेकिन फिर भी इस इतने सब के बावजूद उसमें जीवन के प्रति उम्मीद है, तलाश है। वो हार कर नहीं बैठते। तमाम जो हारे थे, हार है बहुत है वहां पर, मगर उम्मीद है कि आगे आगे क्या होगा। कोई तो अंधेरे में कोई होगा, उजास की लीक तो आदमी ढूंढता है। और जीना महत्वपूर्ण है, मैं यही मानती हूँ। सुख दुख तो जीवन में आते हैं, उससे निराश नहीं होती। जितना दुख मीना मौसी ने सहा उतना किसी ने नहीं सहा, पर उसको संबल मिला प्रेम का। प्रेम नहीं, उसको जीवन दान दिया। और सभी अलग अलग बात इनकी बात इस मुझे बहुत पता नहीं। जब मैंने वो मलबे के काफी दिनों बाद में गई तो मलबे की ढेरी थी मैंने देखी, तो पूरा परिदृश्य आंखों के सामने आ गया। तो लगा हम ये सब क्या करते हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, वो हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, इसको नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक है, ये करो ये करो। और अंत खैर, अंत अगर हम ऐसे सोचे तो पर जीना भी मुश्किल है। पर कभी कभी आदमी सोचता भी बहुत ज्यादा की तलाश हम क्यों करते हैं, किस लिए। लेकिन महत्वपूर्ण जीना है, जैसे मैंने कहना, यही तलाश तो जिंदगी। तो ये उपन्यास छोटा उपन्यास है, आप पढ़ लीजिए इसको। जैनेन्द्र जी ने इसको बहुत पसंद, अमृत राय ने इसको बहुत पसंद किया था। जैनेन्द्र जी ने तो कहा, मैंने कहीं कहा पर है, आपको शायद नहीं कहा। मैंने जब दिल्ली आई में तो इसका मैं ये दो छोटे छोटे उपन्यास एक ही कवर में आए थे। तो मैं नहीं सोचती विमोचन वगैरह, मुझे मैं हैदराबाद से आई थी तो मैं ये विमोचन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ती थी। पर यहाँ पर कादम्बिनी में तब जगदीश चंद्र केश नाम से, मेरे घर में वो भी गुजर गए अब। तो वो थे, वो ये बड़ा उनको बड़ा मन था ये सब ये विमोचन वगैरह करवाने का। वो बोले चंद्रकांता जी इसका हम विमोचन करेंगे, गोष्ठी करेंगे। मैंने कहा करिए भाई, मैं तो जानती नहीं इसके बारे में। तो कनॉट प्लेस में है, ये बाराखंबा रोड पर है वो राजस्थान सूचना केंद्र, वहां पर हुआ करती थी गोष्ठियाँ गोष्ठियाँ होती थी, विमोचन होते थे। तो कहते वहां, मैंने कहा ठीक है, आप किसको बुलाएंगी। अब मैंने अपने मित्रों से कहा, जो मेरे नए मित्र वहां पर थे, तो उन्होंने कहा जैनेन्द्र जी को दो। मृदुला ने बल्कि सजेस्ट किया जैनेन्द्र जी को दो, उन्हें वो पसंद है। मैंने कहा देखती हूँ, मैं बड़े हैं जैनेन्द्र जी, और मेरे पहले पहले प्रयास तो मुझे लगा पता नहीं। पर फिर मैं गई, मैंने कहा चलो जो होगा देखेंगे। तो मैं जैनेन्द्र जी के पास गई, अपने बैठे थे, अपने मस्त बैठे थे। तो अपने तावलिया ऊपर ले लेते, ऊपर ले लिया, तो बोला कौन, आ जाओ बैठो। तो मैं बैठी उनके पास, थोड़ी बातें की, मेरे बारे में उन्हें जानना चाहा। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ ये पुस्तक आप पढ़ें, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ पाए। बोले हाँ हाँ पढ़ूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दो। मैंने कहा जरूर, आप जब भी, मैं आपको फोन करूंगी जब आप पढ़ चुके बताइएगा। अच्छा, अभी बात हुई उधर से चंद्र के जी ने कहा भाई अब विमोचन होना है, गोष्ठी होनी है। तो उसने दो चार जनों को बुलाया था। उसमें डॉक्टर महीप सिंह थे, एक डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र थे, प्रोफेसर थे वो, और मृदुला को भी बुलाया। मैंने कहा मृदुला को भी बुलाइए, मृदुला गर्ग थी। और मंजुल थी, पर मंजुल बोली नहीं थी इस पर। मंजुल भगत भी थी उसमें, और काफी लोग थे उसमें। और एक जैनेन्द्र जी तो थे ही, वो अध्यक्षता कर रहे थे।
और एक चेकोस्लोवाक एक प्रोफेसर थे, वो भी हिंदी में बड़ी रुचि रखते थे, वो भी उस दिन आए थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा था। तो खैर काफी बहसा बहसी हुई वहां पर, पसंद किया गया जैनेंद्र जी ने। तो मैंने कहा ना, जब मैंने उनसे पूछा बड़े दबे दबे इसमें, आपको कैसे, मुझे लगा पता नहीं अगर बुरा लगा तो वहां पर मेरी मेरी तो शांति आएगी। वो बोले देखो, अर्थांतर भी था उसमें, अर्थांतर और अनुसार दो। बोले देखो चंद्रकांत, अर्थांतर तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं हैरान हो गई, क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, अंतिम साक्ष्य पढ़कर मुझे लगा मैं तुम्हें गले लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कहना। तो ऐसे इस तरह से वो बात करते थे, अंतिम साक्ष्य समझ, इसका मतलब अर्थांतर उनको पसंद नहीं आया, ये साफ बात है। पर अंतिम साक्ष्य उनको बहुत पसंद आया था, और इतनी ज्यादा तारीफ की कि मुझे बड़ी शर्म से आ गई। मैंने कहा भाई, यहाँ पर दिग्गज बैठे हैं लेकर बड़े बड़े, ये कहेंगे कहाँ से आई ये चंद्रकांता, हिंदी प्रदेश की, और हिंदी प्रदेश में रहती भी थी, हैदराबाद में लेखन शुरू हुआ था, इसकी इतनी तारीफ। तो खैर कुल मिलाकर अच्छा लगा। पेपर भी पढ़े गए थे, केवल गोस्वामी ने पढ़ा, उदय प्रताप ने पढ़ा था, तो कुल मिलाकर अच्छा लगा। तो जैनेंद्र जी मुझे याद है, अमृत राय को उनको भी बहुत पसंद आया था। अब उसमें क्या, जैनेंद्र जी को शायद इसका जो ये, मुझे ये, वो तो इस चक्कर में नहीं पढ़ते थे, वो ये वगैरह सब उनकी अपनी फिलॉसफी थी। तो वो कहते भी थे घर में पत्नी और बाहर प्रेमिका, वो सब उनका वो था। पर इनको मीना मौसी ने बहुत प्रभावित किया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उनमें वो भावना, विराग भावना, प्रेम के बाद प्रेम की बहुत, आप कह सकते हैं कि बड़े, जो भी मैक्सिमम होता, जो भी उच्च शिखर होते, जो भी अपने अपनी आत्मीयता, तन्मय तन्मय पूरा आत्मीयता, समर्पण, जो आप कहते हैं संपूर्ण समर्पण आप कहेंगे, पता नहीं वो संभव होता है पर उसके साथ हुआ। उसके साथ ही नहीं, उसके सभी उनकी चीजों के साथ, उनके बच्चों के साथ। बाद में विक्की को भी उसने अपने बेटे की तरह माना। उसने साफ कहा मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे पास ही जाऊंगी, मेरा जो कुछ है तुम लोग ही हो। तो खैर जो भी है, उपन्यास है, छोटा उपन्यास है, आप पढ़िए उसको। सो कई आवृत्तियां हो, पहले प्रभात ने छापा था उसको, फिर इसके राजकमल ने भी अंतिम साक्ष्य को छापा था अलग, फिर अभी अमन प्रकाशन ने छापा है, अर्थांतर को अलग छापा और इसको अलग छापा। तो इसके बाद मेरा, ये तो मेरा दूसरा उपन्यास था, लघु उपन्यास आप कही। फिर उसके बाद तीसरा उपन्यास है, वहां से मेरी धारा अलग हो गई लेखन की। तो ये तो मैंने, परिवार है, घर है, स्त्रियों के प्रश्न है, द्वंद्व है आपस में, जीवन है, जीवन में जो भी विसंगतियां, जो भी तकलीफें हैं, उसे पार उतरने का जज्बा है, वो सब है इसमें। तो आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं आपको कुछ और सुनाऊंगी। अभी आपसे इजाजत ले लें हम। मुझे नहीं मालूम कितना समय है आपके पास और क्या है, मैं तो देख भी नहीं पाई। मधु मेहता, एक ही, अर्पण जी आपका आभार, इसमें आए नहीं मेरे ये। बहरहाल जो भी मेरे मित्र आए हैं उनको, उनका भी आभार मानती हूँ। और अर्पण जी का आग्रह था, हालांकि मेरा गला थोड़ा सा आज तंग सा कर रहा है, फिर भी। अच्छा जी, मैं बहुत से नाम देख नहीं पा रही हूँ, या शायद आए नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं अगली बार देखूंगी कौन कौन। कोई प्रश्न तो कोई होते नहीं वैसे उपन्यासों में, जो अगर होंगे भी तो वो पढ़ेंगे, और जो भी हो हमसे। अभी अर्पण जी मैं इजाजत ले लूं आपसे। चंद्रकांता जी, खामोश है पीछे। जी जी, मेरी आवाज आ रही है बोलिए। चंद्रकांता जी? आपने आवाज, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है क्या? मुझे नहीं मालूम, मैं तो बोलती गई, हाँ जी बोलिए। अब आपकी आवाज खराब है। आ रही आ रही आ रही है, बताइए। आपकी तरफ से आवाज में कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज आपने ठीक से सुनी या नहीं। हाँ जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है बीच बीच मित्रों? में आ रही है, आपने सुना मुझे तो कि यह नहीं? हाँ ठीक है। उपन्यास चंद्रकांता जी का अंतिम साक्ष्य, और इस पर विस्तार से बातचीत उन्होंने की।
हमने देखा, सुना और बड़ा ही भावप्रवण उपन्यास और आसपास का एक जीवंत चित्रण और जिस जिजीविषा की बात चंद्रकांता जी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत में की थी, उस जिजीविषा को भी हम यहां पाते हैं। जीवन अपने उतार चढ़ाव के बीच, अपनी विसंगतियों के बीच आगे बढ़ता है और तमाम चरित्रों, घटनाक्रम के बीच वह जो भवन है, जो कभी लोगों के साथ गुलजार रहा करता था, कैसे एक खंडहर का रूप ले लेता है और बाद में वह भवन जो यहां अंतिम साक्ष्य है, उस पर धर्मशाला बनाने की बात करके चंद्रकांता जी एक कोई न कोई एक सार्थक परिणति भी उस अंतिम साक्ष्य का करना चाहती हैं। मित्रों, इस उपन्यास के अंतिम अंश की कुछ पंक्तियां मैं यहां रख दूं। पीढ़ियों से पाले गए भ्रमों व स्वप्नों की परिणति को भोग कर वे भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं, पर वे वर्तमान को जी रहे हैं। अजनबी भीड़ों में अपनी जमीन से कटकर भी अपने वजूद को तलाश रहे हैं और यही तलाश सच है, शेष सब झूठ, क्योंकि यही तलाश जिंदगी है। अंतिम साक्ष्य इस तलाश को लेकर ही मुतमईन है और हमारा जीवन, हमारी जिजीविषा हमारी खोजों के साथ आगे बढ़ती रहे। मुझे लगता है कि हमारे समय का लेखक अपने इस उपन्यास के माध्यम से हमें यही बताना चाहता है। चंद्रकांता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इस महत्वपूर्ण उपन्यास पर अपनी बातचीत रखी, इसके अंशों का पाठ किया। आपका हार्दिक धन्यवाद और आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का अभिनंदन कि लगातार इस बातचीत में इस स्तंभ के साथ, हम सभी के साथ, चंद्रकांता जी के साथ आप जुड़े रहे। शुक्रिया, धन्यवाद चंद्रकांता जी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार।